बादशाह का जो असली नाम है वो है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। तो बादशाह को वो मेरे पास लेके आए। तो जब बादशाह मेरे पास जब मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी तो मैंने कहा आने वाले टाइम में आपके अभी वर्तमान में आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, और मैंने कहा राहु की महादशा का अंत है और आपकी और हनी सिंह की बिगड़ने वाली। मैंने कहा हनी सिंह डाउन हो जाएंगे, हनी सिंह मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे या उनको मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक नई शख्सियत के साथ आपको हम मिलवाएंगे, आज उस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिनकी बड़ी बड़ी हस्तियां दीवानी है और वो बड़ी बड़ी हस्तियों की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको उस हस्ती से, चलिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस भविष्यकर्ता से जिनकी अक्सर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित दिव्य जी। पंडित जी जय श्री राम, कैसे हैं? और राजकुमार जी कैसे हैं आप? बस गुरु का आशीर्वाद है आपका। बहुत समय के बाद मिलना हुआ। जी जी पंडित जी, पंडित जी आप अक्सर मैंने देखा है कि लैपटॉप पे कुछ ना कुछ कुंडलियां देखते रहते हैं, तो एक मन के अंदर जिज्ञासा थी कि ज्योतिष का सफर गुरुजी आपका ये ऐसा आपकी जिंदगी में कैसे अचानक मोड़ आया? राम कुमार जी, ज्योतिष का जो आप सफर के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे परिवार में इस लाइन में कोई नहीं था। अच्छा। हमारे परिवार में अधिकतर सरकारी सर्विस थे, सरकारी सर्विस में है लोग बाग जी। मेरे फादर टीचर हैं। अच्छा। और मेरा जो एम था वो एक क्रिकेटर बनने का था और मैं उसमें सुबह शाम मेहनत करता था। मेरा जो शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में मैं पामिस्ट्री करता था। हाथ देखने का शौक हुआ। उसके बाद एक गुरु के संपर्क में आए। अच्छा। और वहां से ज्योतिष का जन्मपत्री के द्वारा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त। अगर हम माने कि वहां से आपका ये एक मतलब जिंदगी का नया मोड़ शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष को लेकर। बिल्कुल, और ये सारा महादेव की देन है। बिल्कुल, महादेव मेरे इष्ट हैं। अच्छा। और वहीं से मेरे को ये प्राप्ति होनी शुरू हुई। तभी हमने देखा है कि यहाँ जो है बड़ी मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। जी, ये पत्र हैं। जी जी। मार्टन पंचांग जी, चंडीगढ़ से निकलता है। हाँ, चंडीगढ़ में पंचकुला है, वहां से निकलता है। जी जी जी। तो यहाँ से आपकी जिंदगी बदल गई। जी जी जी, ये बात है सन 96-97 आप मान के चल सकते हैं। अच्छा। और 97 से आप ये मान लीजिएगा मेरे को 25 साल के करीब 25-26 साल हो गए इस लाइन में। अच्छा, अपनी जैसे आपने ये शुरुआत की कुंडली की, जो हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अक्सर आप लगे रहते हैं, तो हमने देखा है कि 24 घंटे में शायद आप 20 घंटे शायद इसी में बिताते हैं। नहीं, मेरा असल एक तो आदमी का शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है जी। मेरा मेरा शौक के साथ साथ ये पैशन है। अच्छा, पैशन है। हाँ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा। एक तो मेरे जीवन में महादेव का विशेष महत्व है। अच्छा। जिन्होंने मुझे इस ज्ञान को प्राप्त किया। जी जी। और जो मेरे को अपने चरणों में रखते हैं, और उसके द्वारा ही मेरे को ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा जी, अगर हम बात करें, जैसे आपने ज्योतिष शुरू की जी, तमाम चीजें आपने स्टडी करनी शुरू हुई, आपको एक थोड़ा सा लगाव होना शुरू हो गया। जैसे आपने कहा कि माँ देवी की कृपा आपके ऊपर बनी और आप का इस तरफ चलना हुआ ज्योतिष लाइन में। अगर हम जैसे कुछ ऐसी बातें घटित हुई होंगी आपके साथ, जैसे कुछ भविष्यवाणी आपने की होंगी उस समय, या कुछ आपने कुछ कुंडली देखी होंगी, आपको अंदर अंदर से लगा कि भाई नहीं, मैं मतलब ठीक रास्ते पे जा रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आप ये वाली बात कह सकते हैं। मैंने जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया, मेरे को पामिस्ट्री का शौक हुआ था, हाथ देखने का। अच्छा, हाथ देखकर जब मैं भविष्यवाणी करने लगा तो महादेव के आशीर्वाद से मेरे को हाथ देखकर भविष्यवाणी मेरी सत्य होने लगी। उसके बाद मेरा शौक, जिज्ञासा बढ़ने लगी कि गुप्त विद्याएं होती हैं। अच्छा। जिस प्रकार हवा दिखती नहीं है, हाँ, लेकिन महसूस होती है, उसी प्रकार ज्योतिष विद्या है। अच्छा। और जब सामने घटित होनी चीजें शुरू हो जाती हैं तो आदमी महसूस करता है यार गुप्त विद्याएं कुछ हैं।
जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नहीं ये कुछ नहीं है, नहीं ये सब ऐसी बकवासबाजी है, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं। नहीं, देखिएगा सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो वेदों में है। हाँ, ज्योतिष विद्या की चर्चा या ज्योतिष विद्या का उल्लेख तो वेदों में भी है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। पुराणों में भी लिखा हाँ हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और उसके बाद से फिर मेरी इसके प्रति लगाव होना शुरू हो गया। जब मेरी हाथ देखकर भविष्यवाणी सही होने लगी, उसके बाद फिर अचानक एक गुरु संपर्क में आ गए। अच्छा। और वहां से मेरा इसका डेवलपमेंट और बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैं इसके रिसर्च के क्षेत्र में आ गया। अच्छा। और मैंने रिसर्च के क्षेत्र में दो लाइनें चुनी। एक तो पॉलिटिशियन, कि एक आदमी राजनीतिज्ञ, एक साधारण व्यक्ति राजनीतिज्ञ कैसे बन जाता है जो देश को या राज्य को चलाता है। अच्छा। और एक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, मतलब दो में आपने महारत हासिल की। जी, महारत तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब ज्ञान तो कभी पूर्ण नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज भी मेरी ये रहती है जिज्ञासा कि इसमें और गहराई में जाया जाए, जो जिससे जनता को भी फायदा हो और जनता को ये समझाने में हम मदद करें कि ज्योतिष विद्या अज्ञानता या तुक्का नहीं है। अच्छा। ये एक वैधता है और इसको प्रमाणित पहले भी किया जा चुका है और अब भी। अच्छा, कब लगा आपको कि भाई इस शख्स की मैंने भविष्यवाणी की थी ऐसा हो गया, या किसी मतलब पॉलिटिशियंस की, या किसी जो आपने बताया आईएएस किसी की? असल में सबसे बड़ी बात ये है, या तो आप ये कहिएगा कि थोड़ा शुरुआती दौर में, हाँ, थोड़ी ब्राह्मण की वाणी में थोड़ा कटुता रहती है। जी बिल्कुल। और जो स्पष्टवादिता हो, जो स्पष्ट वक्ता हो, उसकी वाणी में ज्यादा कटुता रहती है। बिल्कुल। तो शुरुआती दौर में मैंने जब सहारनपुर के विधायक हुआ करते थे लाल कृष्ण गांधी जी, तो गांधी जी की जन्म कुंडली, जब बीजेपी कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे जी, तो गांधी जी की मेरे पास जन्म कुंडली आई, लाल कृष्ण गांधी जी की। तो लाल कृष्ण गांधी जी को मैंने कहा उनका पाकिस्तान का जन्म था। अच्छा। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो उनको किसी ने जिक्र, लाल कृष्ण गांधी शायद जो सहारनपुर के विधायक हुए हैं। जी। ठीक। तो जब उनकी जन्म कुंडली आई तो मैंने देखा उसको, जन्म कुंडली को, तो उन्होंने कहा, कल के पंडित जी मेरे को कोई बिजनौर के पास के कोई विद्वान जन है, उन्होंने उनको बताया कि राज्यपाल आप बनने वाले। तो वो बताया करते थे कि मेरा जन्म पाकिस्तान में का है और गोधुली का है। गोधुली उसको कहा जाता है जब गायें चर के शाम के समय वापिस आती थी, हाँ, तो उनके खुरों से धूल उड़ा करती थी। ठीक है। तो वो जो पवित्र धूल हुआ करती थी वो गोधुली का वक्त कहा जाता था। तो उन्होंने कहा गोधुली का वक्त है, तो मैंने उसके हिसाब से टाइम सेट किया। तो मैंने फिर गांधी जी को कहा, मैंने गांधी जी यदि ये जन्म कुंडली जो मैं तैयार कर रहा हूँ यदि ये सत्य है तो आज के बाद आप विधायक नहीं बनेंगे। अच्छा। तो उनको बड़ी महसूस, मतलब विधायक बनने के बाद आपने कही? जी। अच्छा। मैंने कहा आपका 2 टर्म हो चुका है, मैंने कहा आज के बाद आप सहारनपुर के विधायक नहीं बनेंगे। अच्छा। ये मैं लिख के देता हूं आपको, यदि ये जन्म कुंडली मेरे अनुसार जो मैंने तैयार किया। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो चले गए। उसके बाद गांधी जी 4 चुनाव लड़े और चारों हारे। अच्छा, देखिए बड़ी बात है। तो उसके बाद से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसके बाद फिर हमने जन्म कुंडली देखी इमरान मसूद जी की। अच्छा। और ये शहर के जाने वाले पॉलिटिशियन है इमरान मसूद जी। उससे पहले शायद चेयरमैन थे और बड़े लोकप्रिय नेता हैं जिले सहारनपुर। हाँ जी बिल्कुल, वेस्टर्न यूपी में। अच्छा। और यदि हम ये वाली बात कहें कि यदि जनाधार व्यक्ति जिला सहारनपुर में यदि कोई जनाधार वाला व्यक्ति है तो निसंदेह उसमें आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। इमरान मसूद। लेकिन जनाधार होना, लोकप्रिय होना और सत्ता हासिल करना, ये दोनों में, ये तीनों में अलग अलग फर्क रहता है। तो जब इमरान जी की मेरे पास जन्म कुंडली आई तो मैंने इमरान मसूद जी को के बारे में भविष्यवाणी करी। मैंने कहा ये सहारनपुर के चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, शुरुआती दौर की बात है ये? शुरुआती दौर की बात। ठीक है। तो मैंने कहा आप चेयरमैन बनेंगे। और कहने लगे, अच्छा, टिकट की बातचीत चल रही थी उस समय। टिकट इमरान मसूद जी का नहीं हुआ। अच्छा। टिकट हो गया सरफराज खान जी का, सहारनपुर के चेयरमैन के लिए। तो उस समय मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं गलत कहां कर रहा हूं। सरफराज खान का टिकट हो गया जबकि इमरान मसूद चेयरमैन बन रहे हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बड़ा परेशान रहा रात तक। और अगले दिन इमरान मसूद का टिकट हुआ और सरफराज खान का टिकट कट गया। अच्छा। अब आप इसे क्या कहेंगे? और उसके बाद जब उनका टिकट हुआ और उसके बाद इमरान मसूद चुनाव लड़े और जीते और चेयरमैन बने। अच्छा। और जब चेयरमैन बने तो उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। हाँ, सहारनपुर के चेयरमैन बने थे। जी, चेयरमैन बने। बिल्कुल। उसके बाद वो उनका, अच्छा, उनका भले ही वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, लेकिन उनका ज्योतिष के प्रति, अध्यात्म के प्रति उनका लगाव रहता है। और ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं
जिनका लगाव ज्योतिष के प्रति, अध्यात्म के प्रति रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे संपर्क में भी है। ठीक है। तो उसके बाद वो मिलने के लिए आए, उन्होंने धन्यवाद भी करा, और उसके बाद फिर मेरी उनसे राय हुई। मैंने कहा विधायक ही लड़े। तो वो कहने लगे पंडित जी क्यों मेरी विभू भाई क्यों आप मेरी बदनामी चाह रहे हो? मैंने कहा बदनामी नहीं चाह रहा हूँ, मैंने कहा विधायक बनेंगे। उसके बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कैबिनेट और दिग्गज मंत्री स्वर्गीय जगदीश राणा जी को हराया। बिल्कुल। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप तुक्का नहीं कह सकते। नहीं तुक्का नहीं है। मतलब अगर हम मान के चले, देखिए मतलब इमरान मसूद और जैसे लाल कृष्ण गांधी जी के बारे में आपने बताया, इनकी भविष्यवाणी से आपको और बल मिला। मेरे को बल मिला ज्योतिष में, ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा और बढ़ी। और जब आदमी कोई कार्य करता है, यदि कोई बच्चा भी मेहनत करता है और उसको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो उसका प्रति लगाव और बढ़ जाता है कि यार इससे भी और अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद मेरा ये पैशन बन गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा फिर आपने जैसे मतलब बॉलीवुड स्टार हम बात करें, बादशाह हैं जी, और जो आपने बताया बादशाह जी का भी बड़ा रोचक किस्सा रहा। हाँ जी, उनकी भविष्यवाणी आपने की थी। जी, बादशाह जी का भी बड़ा रोचक किस्सा रहा। बादशाह का असल में असली नाम जो है वो असल में ठाकुर है। अच्छा। बादशाह का जो असली नाम है वो है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। अच्छा जी जी जी। देखिए असली नाम जानिए बादशाह का क्या है। तो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। और जब वो आए तो वो हनी सिंह उस समय रैपर और रैप की टॉप लेवल पे थे। रैप की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। बिल्कुल। हनी सिंह का, तो हनी सिंह के रैपर हुआ करते थे बादशाह, जब वो मेरे से मिलने के लिए आए। आपने भी सुना होगा हनी सिंह और बादशाह के बारे में। और उनसे नीचे काम करा करते थे। तो उनको जो लेके आए थे मेरे पास, वो उनके छोटे भाई हैं अमित। अच्छा। वो हरियाणा के उचाना गांव से हैं। तो वो भी ठाकुर हैं। हाँ। तो अमित मेरे ज्यादा नजदीक थे। अच्छा। तो वो कहने लगे भाई मैं अपने गुरुजी से मिलाता हूँ। तो बादशाह को वो मेरे पास लेके आए। तो जब बादशाह मेरे पास जब मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी, तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा भाई आदित्य, आप तो अभी हनी सिंह से नीचे। कहने लगा हाँ। मैंने कहा आने वाले टाइम में आपके, अभी वर्तमान में आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, और मैंने कहा राहु की महादशा का अंत है और आपकी और हनी सिंह की बिगड़ने वाली है। अच्छा। मैंने ये बकायदा सामने बैठे, यहाँ बैठे हुए थे सामने ऑफिस में, और यहीं पर मैं बैठा हुआ। आपने उनको बताया? मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपकी और हनी सिंह की बिगड़ जाएगी। अच्छा। और जैसे जैसे राहु का अंत होगा और बृहस्पति की शुरुआत होगी, मैंने कहा हनी सिंह डाउन हो जाएंगे। हनी सिंह मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे, या उनको मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो जाएगा। ये आपने उन्हें कही? ये मैंने उनको कही। तो कहना गुरुजी, तो उनके दिमाग में असलियत नहीं लगा होगा? ना, उन्होंने विश्वास नहीं किया। बात का। उन्होंने बोला मेरे को, कहना गुरुजी हनी सिंह कहाँ है, मैं तुमके नीचे रैप करता हूँ। मैंने कहा मेरी बात लिख के धर लीजिएगा। राहु का धीरे धीरे महादशा समाप्त हो रही है और बृहस्पति की महादशा आपके ऊपर शुरू होने वाली है। आने वाले टाइम में हनी सिंह खत्म हो जाएंगे और बादशाह एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, और आपके आसपास भी कोई नहीं फटकेगा। यानी कि बादशाह बनके उभरेंगे। बादशाह बनके। तो देखिए आज बादशाह कहाँ है। और बादशाह, मैं आपको उनकी निजी बात बताऊं, बादशाह ने नाम क्यों रखा था? बादशाह असल में शाहरुख खान के बड़े प्रशंसक है। अच्छा। जी। तो वो शाहरुख खान की फिल्में देखे, और एक उस समय शाहरुख खान की फिल्म आई थी बादशाह। हाँ, बादशाह। वहां से प्रेरित होकर बादशाह ने अपना नाम। देखिए नया मोड़ कहां से निकला। बादशाह का आखिर नाम बादशाह क्यों पड़ा, ये भी पढ़ाई ने आज हमें गुप्त बात बताई है। तो बादशाह ने उसके बाद कहने के कले गुरुजी यदि ये चीज हुई तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा आप लिख के धर लीजिएगा। उसके बाद उनकी 1 साल बाद बृहस्पति की महादशा शुरू हुई, और उनका पहला गाना आया डीजे वाले बाबू। हाँ, डीजे वाले बाबू गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और उसके बाद से बादशाह ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए कमाल है। और उसके बाद जब वो भविष्यवाणी ठीक हुई, तो उसके बाद से आदित्य का निसंदेह मेरे आना जाना बढ़ गया। आज वो गुरु जैसा मेरे को सम्मान देता है और बहुत मानता है। देखो बादशाह आज जो है पंडित जी को गुरु मानते हैं। और देखिए ये तो कुछ चुनिंदा भविष्यवाणियां हैं। अच्छा पंडित जी, ये तो तमाम भविष्यवाणियां रही आपकी। अगर हम आज की परिपाटी की बात करें, ज्वलंत मुद्दे जो हैं आज के समय में, जी, उनकी भविष्यवाणियां, क्योंकि अब ये बिल्कुल भविष्य के बारे में हम बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे? जैसे मान लो अगर हम तेलंगाना की बात कहें चुनाव को लेकर, अच्छा, बिहार की बात करें, जी, तो और रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें, जो बड़ा मुद्दा है पूरे वर्ल्ड के लिए। जी। तो पहले अगर हम तेलंगाना की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिएगा, तेलंगाना के विषय में जो आप मेरे से मुद्दे उठा रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे आप ये सारी भविष्यवाणियां मेरी देख सकते हैं। ये मैं अभी आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ। हाँ, कुछ मैंने देखी है आपकी फेसबुक वाल पे। जी। आप फेसबुक वाल पे देखिएगा तो ये मैंने अगस्त में या सितंबर में मैंने भविष्यवाणी कर दी थी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी। अभी वर्तमान में जो के चंद्रशेखर राव जी का जो समय चल रहा है, वो 23 अगस्त तक
थोड़ा सा शत्रु वृद्धि का चल रहा है। अच्छा, केसीआर जी का। अच्छा। और आपने देखा होगा इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो वो उनको, मैं उनकी जन्म कुंडली से बोल रहा हूँ, मेरा कोई किसी से निजी, जन्म कुंडली जो उनका चार्ट बोल रहा है, आप उनको अगस्त तक परेशान कर सकते हैं। अच्छा, अगस्त के बाद केसीआर कब्जे में नहीं आएंगे बीजेपी के। यदि आने वाले, और दूसरी बात, कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, केसीआर जी की जन्म कुंडली बहुत मजबूत है साउथ में। अच्छा, इसलिए मैंने फेसबुक वॉल पर जो मैंने भविष्यवाणी डाली, मैंने उनको लिखा, आपको याद हो कांग्रेस के टाइम में कामराज जी हुआ करते और कामराज प्लान काफी प्रसिद्ध हुआ था। उनसे बड़ा नेता साउथ में मैं नहीं मानता कोई हुआ हो। और के कामराज के बाद जो बड़े नेता साउथ में जाने जाएंगे वो जाने जाएंगे के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर। इसलिए केसीआर को परास्त कर दें बीजेपी वाले, ये मेरे को प्रतीत नहीं होता। उनको प्रशासन से, ईडी से, इनकम टैक्स से आप परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन उनको परास्त नहीं कर सकते। तो केसीआर आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है एक मजबूत छत्रप बन के उभरेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में मेन भूमिका अदा करेंगे। आप मेरी बात को लिख के धर लीजिएगा और टाइम नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 2024, जबकि चुनाव होने हैं अप्रैल 2024 में। बिल्कुल, अगले साल 24 के बाद तो वो पकड़ में नहीं आएंगे। वो उनकी राजनीति सेंटर की होगी, आने वाले टाइम में वो केंद्र की राजनीति में भूमिका अदा करेंगे। ये आपका एनालिसिस है? बिल्कुल। अच्छा, अगर पंडित जी बात करें तेलंगाना से लगे हुए जो आगे, अगर हम थोड़ा बढ़ के बात करें महाराष्ट्र में, जी, महाराष्ट्र में जो उथल पुथल हुई है, देवेंद्र फडणवीस के बारे में अगर हम बात करें, जो हमने पढ़ा आपकी फेसबुक वॉल पे, जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, महाराष्ट्र में बहुत समय बाद एक मराठा ब्राह्मण का उदय हुआ। वैसे तो आदरणीय नितिन गडकरी जी भी हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं और जो उनके चार्ट से प्रतीत होता है नितिन गडकरी जी की, और जो देवेंद्र फडणवीस जी के चार्ट से जो मैं देखता हूं, यदि आप हंसेंगे, यदि हम नरेंद्र मोदी जी के बाद या अमित शाह जी के बाद एक शुरूढ़ और धूर्त पॉलिटिशियन के रूप में और एक मजबूत मैनेजमेंट के रूप में हम किसी को लेके चले, तो हम देवेंद्र जी को लेके चल सकते हैं। अच्छा, और मैंने ये भविष्यवाणी भी शायद जुलाई अगस्त में कर दी थी देवेंद्र जी के बारे में, और आप मेरी बात लिख के धर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव होने हैं अगले साल महाराष्ट्र में, अक्टूबर के बाद 2024 महाराष्ट्र में जी। और 2024 अक्टूबर या नवंबर के बाद जो 20 साल का समय देवेंद्र जी का शुरू होगा, ही इज अ क्रीम पीरियड इन लाइफ। अच्छा, उनका क्रीम पीरियड शुरू होगा। और देवेंद्र जी यदि आने, और देवेंद्र जी, लोग बाग ये सोच रहे हैं, वैसे तो बड़े यशस्वी और लॉ एंड ऑर्डर के माहिर मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जी। लेकिन यदि हम मोदी जी के बाद कुंडली का एनालिसिस करें, हाँ, तो मेरे को लगता है कि योगी जी को शायद देवेंद्र जी कड़ी टक्कर दें, देवेंद्र फडणवीस जी। अच्छा। और आज आप भले ही ये वाली बात कहें कि आरएसएस योगी जी को सपोर्ट करेगा, मेरे को लगता है आरएसएस आने वाले टाइम में देवेंद्र जी को सपोर्ट करेगा। ये आपकी मतलब कुंडली का जो एनालिसिस है, मेरा कुंडली का एनालिसिस है, क्योंकि देवेंद्र जी की कुंडली बहुत मजबूत होने वाली है। और देवेंद्र जी आने वाले समय में यदि अमित शाह को भी परास्त कर दें तो बड़ी बात नहीं होगी। ये आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा भाई, अगर हम इससे आगे बढ़कर अगर हम विश्व पटल की बात करें, जी, विश्व पटल के, मैंने आपके फेसबुक वाल पे ये भी पढ़ा है, यूक्रेन जो और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, तो इस युद्ध के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ये रुकेगा, ये कहाँ रुकेगा जाके, क्या ऐसा तो नहीं पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा? नहीं, इसको पृथ्वी को इसे कहाँ देखते हैं, क्या एनालिसिस है आपका? असल में जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था, शायद यदि मेरी याददाश्त ठीक है, 23 या 24 फरवरी के आसपास, 24 या 25 फरवरी 2022 के आसपास। अच्छा। तो उस समय काफी जो मेरे पाठकगण हैं, जो मेरे फेसबुक वॉल पर मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बड़े उसको पढ़ते हैं, जिज्ञासा के वशीभूत होकर पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरे से कई बार पूछा कि रूस और यूक्रेन युद्ध का क्या होगा। तो मैंने उनको उस समय बोला था, शायद अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट की बात है। अच्छा। तो मैंने उसमें भविष्यवाणी करी थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध लंबा चलेगा और 24 अक्टूबर या 25 नवंबर 2022 के बाद दुनिया पुतिन का बदला हुआ रूप देखेगी। 2022? अच्छा, 25 नवंबर के बाद। आप मेरे फेसबुक पर जाके पढ़ सकते हैं, 25 नवंबर या 25 अक्टूबर या 25 नवंबर के बाद
और के बाद दुनिया पुतिन का बदलावा रूप देखेगी। वे अधिक तानाशाह के रूप में जाने जाएंगे, यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देंगे। यदि कोई ये वाली, और यदि ये मेरे को जो लगता है, पुतिन का जो चार्ट देखने के बाद मेरे को प्रतीत होता है, या तो यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा रशिया का, अच्छा, या वहां पर रशिया समर्थित राष्ट्रपति बनेगा, बैठेगा। मतलब आने वाले टाइम में मैं जो वहां के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी, हाँ। उनका बढ़िया भविष्य मैं महसूस नहीं करता। वहां पर या तो रशिया का कब्जा हो जाएगा, अच्छा, यूक्रेन पर, या वहां पर रशिया समर्थित राष्ट्रपति शासन करेगा। अच्छा, मैं जेलेंस्की की, जो वहां के इस टाइम वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनका अच्छा भविष्य में महसूस नहीं करता, जेलेंस्की का जी। और यदि ये युद्ध आगे बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया 25 नवंबर के बाद से जो पुतिन जी के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन जी के ऊपर जो समय शुरू हुआ है 25 नवंबर के बाद, वो समय इनको जबरदस्त रूप से तानाशाह, युद्ध में विजेता, यदि कोई पश्चिमी देश या मीडिया क्या बोल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। या तो मैं गलत होऊंगा या मैं सत्य होऊंगा, एक ही चीज होती है, एक ही चीज हो, बिल्कुल। और एक ज्योतिष को यदि वो रिस्क लेकर भविष्यवाणी करता है तो उसको आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन भगवान ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, और जो अब तक आप देख रहे हैं, आप भी देख भी रहे होंगे कि अभी 25 नवंबर के बाद 1 या 1.5 महीना हुआ है, जबकि ये मैं भविष्यवाणी मई में कर चुका हूं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 25 नवंबर के बाद यूक्रेन में रशिया ज्यादा तेजी से बढ़ा है या कम हुआ है, इसका आंकलन आप पत्रकार हैं, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ताकतवर और एक तानाशाह बन के उभरेंगे, और उसको मैं एक देशभक्त के रूप में भी देख सकता हूं जो रशिया को एक करना चाहता है। तो वर्तमान में जो चार्ट बोल रहा है वो रशिया को एक करने वाली पोजीशन के रूप में मैं देख रहा हूं। उसको पश्चिमी देश कैसे लेके चलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं। अच्छा, घूम फिर के बड़ी जगह आते हैं दिल्ली के ऊपर। अच्छा दिल्ली के ऊपर अगर हम बात करें, मतलब केजरीवाल के बारे में बात करें, नया उभरता हुआ सितारा अगर उनका है तो गलत नहीं होगा। जी जी जी। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हाँ, अरविंद केजरीवाल के विषय में भी, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो पाठकगण भी और आप भी महसूस करेंगे, क्योंकि आप तो मीडिया के आदमी हैं और मीडिया बहुत जल्दी पकड़ती है आजकल शब्दों को, तो मैं अपने शब्द पहले ही समझ कर देना चाहता हूँ। जी जी। मैं बार बार अक्टूबर नवंबर बोल रहा हूँ, तो मैं 2-3 जन्म कुंडलियां मेरे पास ऐसी आई हैं, जैसे केसीआर जी की और अरविंद केजरीवाल जी की, जी जी, जो आप दिल्ली के विषय में पूछ रहे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल भी बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है। अच्छा, और बहुत तेज तर्रार पॉलिटिशियन है। और मैं अधिकतर नेताओं का जो भाग्य बदलता हुआ महसूस कर रहा हूं, वो मैं अक्टूबर नवंबर 2024 के बाद ही महसूस कर रहा हूं। तो यानी कि 2024 या 2025 हिंदुस्तान की राजनीति में नया गुल खिला सकता है। उसमें आपके केसीआर भी आते हैं, उसमें आपके अरविंद केजरीवाल भी आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शनि की महादशा शुरू हो रही है, और शनि की महादशा इनको बहुत मजबूत बनाने वाली है। यदि उस समय ये मतलबी पॉलिटिशियन, स्वार्थी पॉलिटिशियन या श्रूड पॉलिटिशियन के रूप में ताकतवर हो अरविंद केजरीवाल, तो बड़ी बात नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ज्योतिष मेरा पैशन है और मैं इसमें बड़ा घुसने की प्रयास करता हूं। जी जी जी। तो मैं समझता हूं कि पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी और अरविंद केजरीवाल में पैक्ट है। मतलब मेरे अनुसार ये मिले हुए हैं। आपकी एनालिसिस कहती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एनालिसिस ये कहती है, क्योंकि शनि की महादशा जो इनके ऊपर आरंभ होगी वो इनको और ताकतवर बनाएगी। तो आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल आप हिंदुस्तान के उभरते हुए नेताओं में महसूस कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, जो आज मेन मुद्दा बना हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और राहुल गांधी के बारे में अगर आपने कहीं उनकी भी कुंडली देखी हो, एनालिसिस किया हो,
तो उनके बारे में क्या है? राहुल गांधी के विषय में मेरे काफी पाठकगण भी मेरे से फेसबुक पर पूछते रहते हैं जी। तो आज ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ, हमें तो भैया ज्योतिष, यदि हम ज्योतिष हैं जी, तो हमें तो वो भविष्यवाणी करनी चाहिए जो सत्य हो और आदमी के सामने हो। बिल्कुल। आदमी को अंधभक्त बनकर या चमचा बनकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। या कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा किसी से कोई वो नहीं है। वो तो आपका जो है जो स्टार है वो बोलते हैं। जी, जो मेरे पास चार्ट है वो बोल सकते। अब जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा, बहुत लंबी यात्रा है जी। मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जी के बाद या बलिया के जो एक मेन योद्धा थे जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, चंद्रशेखर जी, अच्छा, उन्होंने भी बहुत लंबी पदयात्रा करी की है, बिल्कुल। और उसके बाद शायद राहुल गांधी बहुत बड़ी, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, अब राहुल गांधी जी बहुत बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं जी। तो राहुल गांधी जी का जो मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है, राहुल गांधी जी ने निसंदेह ये यात्रा करके अपनी योग्यता को प्रकट किया है और अपनी छवि को सुधारा है। अच्छा, सुधारा है? हाँ, अपनी छवि को सुधारा है। लेकिन राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाए, इसमें मेरे को संशय है। अच्छा। और राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूं, राहुल गांधी गांधी तो बन सकते हैं। मेरे अर्थ को, मेरे शब्दों के अर्थ को पकड़ना आप। राहुल गांधी जी गांधी तो बन सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसका मेरे को लगता है। मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ट? अकॉर्डिंग, मैं चार्ट से बोलूंगा। हाँ, चार्ट से बोलूंगा। चार्ट के अलावा तो मैं बोल नहीं सकता, ना तो मैं पॉलिटिशियन हूं। बिल्कुल। तो इसलिए मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी करें अपने अकेले व्यक्तित्व के रूप में, वो मेरे को नहीं लगता। जैसे मैंने आपको कहा, राहुल गांधी जी गांधी तो बन सकते हैं। गांधी से मेरा तात्पर्य है जिस प्रकार महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करी, लंबी यात्रा करी, लेकिन वो कभी देश के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचे। ठीक है ना उनकी लालसा थी। तो मैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रकट हो, ऐसा मेरे को संदेह है। तो बहुत इसलिए मैंने आपको कहा कि गांधी तो बन सकते हैं, पर हम प्रधानमंत्री बने इसमें मेरे को संशय है आपको। तो प्रणय, आपने इतनी भविष्यवाणी आज हमें बताई और कहां से आपकी यात्रा ये शुरू हुई, इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी। धन्यवाद राम कुमार जी, कमाल कर दिया आपने भविष्यवाणियों को लेके, क्योंकि कमाल तो तब होगा जब ये जनता के सामने सत्य नहीं, कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो आपने भी सुनी है जो सत्य साबित हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जो आप पढ़ते हैं महादेव की कृपा आपके ऊपर है और चार्ट के अकॉर्डिंग आप बताते हैं, तो तमाम भविष्यवाणियां कई सच साबित हुई है। और अभी जो आपने बताई है अग्रिम भविष्यवाणियां, जैसे रूस के ऊपर बताई है आपने, राहुल गांधी के ऊपर बताई, केजरीवाल के ऊपर, फडणवीस के ऊपर, ये भी देखना बाकी है। तो आप देखते हैं कि भविष्यवाणी कहां जाते हैं। तो उसके बाद जी अगली भविष्यवाणी के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, और तब तक वॉक विद आरके के साथ आप भी बने रहिएगा, और समय समय पर हम भी आपकी जानकारी भविष्यवाणी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद राम कुमार जी आपको जी। तो दोस्तों, आपको फिर एक नई अगली वीडियो में मिलेंगे, आपकी नई शख्सियत के साथ, नई किसी प्रतिभा के साथ। तब तक वॉक विद आरके के साथ बन रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।